हेलो बच्चों, वेलकम यू टू चैनल बायोलॉजी विद एस बायो सर में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। प्रश्न बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद एस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो है गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो गर्भ निरोधक युक्तियाँ होती है, गर्भ धारण को रोकने वाले जो मेडिसिन होते हैं, टैबलेट होते हैं, उसका क्या कारण है। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं विस्तार से। कहता है कि गर्भ निरोधक युक्तियाँ मुख्य रूप से गर्भ रोकने के लिए अपनाई जाती है। गर्भ निरोधक युक्तियाँ मुख्य रूप से गर्भ रोकने के लिए अपनाई जाती है। इनसे बच्चों की आयु में अंतर रख पाना संभव हो पाता है ना। नेक्स्ट कहता है कि कंडोम के प्रयोग से यौन संबंधी कुछ लोगों यहाँ पे रोग होगा, लोगो हो गया, यहाँ पे रोग होगा, रोगों है ना, कुछ रोगों के संक्रमण से बचा जा सकता है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आपका दूसरा प्रश्न जो कहता है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पे जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और विद्यार्थी कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाते हैं तो उसे हम लोग स्वपोषण भी कह सकते हैं। अर्थात हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं सारे के सारे पौधे स्वपोषी पौधे कहलाते हैं, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो भोजन की प्राप्ति स्वयं करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो सवाल है कि पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या होता है। कहता है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करती है। अब वहाँ से जहाँ से मतलब पौधे के जिस भाग में भोजन की प्राप्ति होती है वहाँ से भोजन को पादपों के अन्य भागों में फ्लोएम के द्वारा भेजा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि पादप में एक होता है जल का स्थानांतरण करने के लिए और एक होता है भोजन का स्थानांतरण। पौधों में जाइलम से जल का स्थानांतरण होता है और फ्लोएम से भोजन का या खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका कहता है कि मानव में परिवहन तंत्र के घटक कौन कौन हैं, नाम लिखिए। मानव में परिवहन तंत्र के जो घटक हैं वो कौन कौन हैं। तो इसका देखिए उत्तर क्या होता है। कहता है कि मानव में परिवहन तंत्र के दो घटक रक्त और लसिका हैं और दोनों तरल संयोजी ऊतक कहलाते हैं। विद्यार्थी यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि तरल संयोजी ऊतक या फिर पूछेगा कि ऊतक कौन है ना। तो यहाँ पर आपका जो रक्त आप देख रहे हैं, रक्त भी एक प्रकार का ऊतक है, लसिका भी एक प्रकार का ऊतक है। जब रक्त और लसिका दोनों मिल जाता है तो तरल संयोजी ऊतक का निर्माण करता है। देखिए तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि मानव में परिवहन तंत्र के दो घटक रक्त और लसिका और दोनों तरल संयोजी ऊतक कहलाते हैं,
है ना। रक्त के दो घटक होते हैं। रक्त के कितने घटक होते हैं? दो घटक। पहला जो भाग होता है वो लिक्विड पार्ट होता है ना, तरल भाग होता है, जिसे प्लाज्मा या प्लाविका कहा जाता है। और सेकेंड जो होता है वो ठोस भाग, जिसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल और एक प्लेटलेट्स, जिसे रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से एक बात और विद्यार्थी यहाँ से पूछता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसकी प्राकृतिक बताना रहता है। तो मनुष्य का जो ब्लड का पीएच जो मान होता है वो 7.4 होता है, और इसकी प्राकृतिक जो होती है वो आपका क्षारीय होता है। क्या होता है बच्चा? क्षारीय होता है। इसकी प्राकृतिक आपकी क्षारीय होती है ना। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा कि रक्त का पीएच मान, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? तो इसका हम उत्तर देखते हैं। इसका जो उत्तर कहता है कि जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियां विशेष रसायनों को उत्पन्न करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो अलग अलग प्रकार के हार्मोनों को उत्पन्न करती है, रसायनों को उत्पन्न करती है। यह रासायनिक या हार्मोन जंतुओं को सूचना संचारित करने के साधन के रूप में प्रयुक्त होती है ना। अलग अलग जो हार्मोन हमारे अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं वो हार्मोन हमारे मतलब शरीर को कुछ न कुछ सूचनाएं प्राप्त कराती है। प्रयुक्त ग्रंथि से स्रावित एड्रेनलिन हार्मोन सीधा रक्त में स्रावित होता है, ब्लड में स्रावित होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जितने भी हार्मोन निकलता है वो हार्मोन विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को संग्रहित करता है, जमा करता है और ब्लड के द्वारा एड्रिनल हार्मोन ब्लड के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करता है। तो चलिए आई होप कि आप ये भी प्रश्न समझ चुके होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका कहता है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? तो चलिए इसका हम उत्तर देखते हैं। ये कहता है कि अलैंगिक जनन में पीढ़ी दर पीढ़ी समान गुण बना रहता है। बात सही है कि अलैंगिक जनन में पीढ़ी दर पीढ़ी समान गुण बना रहता है, लेकिन जबकि लैंगिक जनन में कुछ नए गुणों का समावेश होता है ना। इसमें दोनों ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट होने के कारण, भाग लेने के कारण इसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है और उसमें फिर से नया गुण समावेश होता है, नया गुण मिल जाता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कहता है कि पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है? आप पारितंत्र को पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी जान सकते हैं। पारिस्थितिक, है ना, पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी आपको देखा जाएगा पारितंत्र को, है ना। इकोसिस्टम, जिसे इकोलॉजी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि पारितंत्र क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। इससे पहले हमने एक वीडियो हमारा पर्यावरण का अपलोड हम यूट्यूब में बता दिए हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए आपका जो प्रश्न है वो कहता है कि पारितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। तो इसमें जो कहता है, प्रश्न जो कहता है आपका कि जी जी सही बता रहे हैं आप। इसमें जो कहता है कि अपमार्जकों की उपस्थिति में, यहाँ पे अपघटकों हो गया है, यहाँ अपमार्जकों होगा, अपमार्जकों, यहाँ पे अपमार्जकों होगा।
अपमार्जकों की उपस्थिति में जलीय यह सूक्ष्म जीवाणुओं को अपघटन सरलता से नहीं कर पाता है। मतलब अपमार्जकों की उपस्थिति में जितने भी जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो कंज्यूमर होते हैं, उसका अपघटन मतलब सरलता से नहीं हो पाता है, जिससे वह जल में लंबे समय तक बना रहता है ना, लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं, जिससे जलीय जीवन प्रभावित होता है। जल में पाए जाने वाले और भी जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो जलीय जीवन उसका क्या होता है, प्रभावित होता है ना। और फॉस्फेट युक्त अपमार्जक में शैवाल क्या करता है, अधिक वृद्धि करता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बच्चों आप लोग को बता दें, ये सब हम जो प्रश्न हैं कई वर्षों से जो लगातार पूछे जा रहे हैं, उसमें से हमने ये छाट कर प्रश्न बनाया है। तो ये प्रश्न जो है वो 2023 बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर माना जाएगा, आप आसानी से ऐसे प्रश्न को हल कर पाएंगे। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पादप हार्मोन क्या है, इसके प्रकारों को लिखिए। तो पादप हार्मोन होता क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हम बता दें विद्यार्थी कि पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है। पादप हार्मोन को फाइटो हार्मोन भी कहा जाता है, जो पौधों के वृद्धि और विकास को विनियमित करता है, उसे हम लोग पादप हार्मोन कहते हैं। अब विनियमित का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, तो इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे पौधे हैं जो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, विकास कर जाते हैं, बहुत तेजी से लंबा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको बढ़ने में, लंबा होने में समय लगता है। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो जल्दी विकसित कर जाता है, कुछ ऐसे पौधे हैं जो धीरे धीरे विकसित करता है, तो उसी को हम लोग विनियमित कहते हैं। पादप हार्मोन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है ऑक्सिन, इंग्लिश में ऑक्सिन होता है, जिबरेलिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है एस्कॉर्बिक अम्ल और पांचवा होता है एथिलीन। यहाँ से विद्यार्थी आपको एक प्रश्न पूछता है कि कौन सा हार्मोन कच्चे फलों को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से प्रयोग करता है, तो ये आपका होगा एथिलीन। अगर एथिलीन ऑप्शन नहीं दे तो कभी कभी एसिटिलीन भी देता है, याद रखिएगा, एसिटिलीन है। एसिटिलीन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है जो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो कहता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अगर विद्यार्थी इसका आप समीकरण लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फार्मूला हो गया। O2 प्लस Hb है ना, एरो का ये निशान है, आप HbO2 लिख सकते हैं। ये आपका, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आपका कहता है कि पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी है। तो आपको अभी हम बताया विद्यार्थी कि पौधों में 2 ऊतक होते हैं, एक जाइलम ऊतक होता है और एक फ्लोएम ऊतक होता है। जाइलम ऊतक से जल का संवहन जड़ से लेकर तने तक होता है, जबकि फ्लोएम से पौधों में भोजन या खाद्य पदार्थों का संवहन होता है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या कहता है। तो इसका आंसर कहता है कि पौधों में
जाइलम से जल एवं फ्लोएम से खनिज लवण का संवहन होता है। अभी जैसा कि हम बताएं, परासरणी दाब में संवहन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन जो पौधे काफ़ी ऊंचे होते हैं उस पौधों में रसारोहण द्वारा जल का परिवहन होता है। जो पौधे अधिक ऊंचे होते हैं, जहाँ तक जल नहीं पहुँच पाता, जल का संवहन नहीं हो पाता है, वहाँ पे रसारोहण द्वारा जल का परिवहन होता है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। तो आज का ये लास्ट प्रश्न हम बताने वाले हैं। फिर अगले प्रश्न जो है हम वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज का ये आपका लास्ट प्रश्न है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो चलिए इसको देखते हैं। कहता है कि सबसे पहले विद्यार्थी की अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप लोग इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो भोजन के साथ जब कीटाणु अमाशय में प्रवेश करता है तो वही अम्ल कीटाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। तो देखते हैं इसका कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अम्ल पाचन क्रिया संपादित करने में सहायता प्रदान करती है। जब हम लोग भोजन करते हैं तो उस भोजन को तो पचना भी तो चाहिए ना। आप भोजन को पचाने में कौन सी अम्ल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए देखते हैं। अम्ल पाचन क्रिया संपादित करती है, अम्ल पाचन क्रिया संपादित करती है एवं भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। लेकिन कौन सा अम्ल अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो भोजन के साथ आए कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। तो ये अम्ल का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का लास्ट है, ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न आपको अगले वीडियो में पार्ट 2 में आपको बताएंगे। इसी तरह से पार्ट 2 भी हम जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो 2023 बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होगा। हूबहू वही क्वेश्चन रहेगा। चलिए तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।